हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम आई सर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। आज का सेशन पीवी शैली पर आधारित है। इस पीवी शैली से संबंधित सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पीवी शैली से संबंधित जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटित हैं, उन घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। और आज के इस सेशन में हमने इस प्रकार से इस सेशन को सजोया है कि जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एक समुद्र रूपी बूंद से जिस प्रकार एक घड़ा भरा जाता है, उस प्रकार मैंने इस समुद्र रूपी अंग्रेजी साहित्य से एक एक शब्द, एक एक लाइन पीवी शैली के जीवन से, अंग्रेजी साहित्य से निकालकर इनकी इस पीडीएफ को तैयार किया है, जो कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन सभी परीक्षाओं से संबंधित है। यदि आयोग कोई प्रश्न बनाता है तो ये मेरा दावा है और मेरा पूर्ण विश्वास है के साथ मैं कहता हूं कि वो प्रश्न यहां से जो है अवश्य बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की शुरुआत करते हैं पीवी शैली की कुछ एक छोटी संक्षिप्त कहानी के साथ। तो पीवी शैली के जीवन से संबंधित हम कहानी से स्टार्ट करते हैं। पीवी शैली सन 1822 की बात है, जब वो एक नाव के माध्यम से आ रहे थे और उनकी नाव जो है नाव में डूब जाते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक जो एज के कवि थे। तो पीवी शैली के राजघराने से संबंधित थे। उनके पिताजी डिमोती शैली पार्लियामेंट के सदस्य थे। तो इनका ताल्लुक बहुत ही रईस खानदान से था। रुतबा, पैसा, सारी चीजें थी उनके पास। जब उनकी जिंदगी में एक टर्न आता है, जब वो स्कूल में जाते हैं, ईटन कॉलेज में, वहां उनको मेड शैली की उपाधि दी जाती है, निकनेम की उपाधि दी जाती है। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पंपलेट का प्रकाशन करते हैं, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसके प्रकाशन से वहां के जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, उस यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ये बात सही नहीं लगी और उनको वहां से निष्कासित कर दिया है। जब वो वहां से निष्कासित हो गए तो पीवी शैली अपनी 19 वर्ष की उम्र पर हैरियट जो 16 साल की थी, उससे भागकर शादी कर ली और स्कॉटलैंड में चले गए। यहां पर उनके जो पीवी शैली और हैरियट के बीच में जो संबंध था, उसको उनकी सिस्टर, बड़ी बहन हैरियट की जो बड़ी बहन थी, उनके रिश्ते को उन्हें और हवा दी थी। कहा जाता है कुछ इतिहास, ग्रामर के इंग्लिश लिटरेचर के में कुछ जानकारी के अनुसार ये मिलता है कि उनकी जो बड़ी बहन चाहती थी कि हमारी ये छोटी बहन हैरियट बुक की शादी
रईस खानदान में हो, रईस परिवार में हो, तो ऐसा उनका विचार है। पीवी शैली को ये लगा, पीवी शैली की जो वाइफ थी हैरियट ब्रूक, वो उन्हें एक भावुक पत्र लिखा करती थी और भावुक पत्र इस प्रकार लिखती थी कि एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरीके से उन्हें बचाने के लिए उन्हें लगा कि मैं हैरियट ब्रूक को बचा रहा हूं। तब उन्होंने जाकर हैरियट ब्रूक को ले जाकर और उनसे शादी कर ली। उसके बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उनकी मुलाकात होती है मेरी गॉडविन से, और उससे पहले उनके जीवन में महिला आती है एलिजाबेथ हिचनर। एलिजाबेथ हिचनर से उन्हें बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मिला, उनसे सीखा और उन्हें इसलिए मैरी सिस्टर सॉल भी कहा जाता है। तो उसके बाद उन्हें एक और जीवन में तलाश थी जो ऐसी उनकी जीवन संगिनी बने, जो उनकी भावनाओं को समझे, बौद्धिकता हो। तो उनके साथ उनकी तलाश थी। उन्हें लेडीज मिलती है मेरी गॉडविन, जो कि विलियम गॉडविन की पुत्री हैं, डॉटर हैं। तो विलियम गॉडविन की पुत्री मेरी गॉडविन से वो भागकर शादी कर लेते हैं। तो इससे समाज में उन्हें बहुत ही बुरे नजर से देखा जाता है। तो इस प्रकार पीवी शैली एक सामाजिक बहिष्कृत थे। इस प्रकार वो मात्र एक पीवी शैली एक कवि भी नहीं, वो एक क्रांतिकारी भी थे। उस समय की सत्ता के विरोधी थे। जब एक उन्होंने रचना की थी ओzymandias, जो पीवी शैली की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, उसमें उन्होंने सत्ता के विरोध में बहुत कुछ दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता मात्र एक क्षण भंगुर है, ये सत्ता की पावर मात्र क्षण भंगुर है, ये समय के आगे सब झुक जाती है। उन्होंने उस कविता में दिखाया है कि जिस प्रकार एक ओzymandias जो आज के समय में एक मात्र मूर्ति रह गई है, जो एक रेगिस्तान में पड़ी है, तो उन्होंने उसमें दिखाया है कि एक वहां पर राहगीर है, रास्ता में एक मूर्ति को पड़ा हुआ देखता है और जो दो खंड में पड़ी है, रेगिस्तान है, वहां कुछ नहीं है। तो वहां का जो स्पीकर है, जो पथ प्रदर्शक है, जो रास्ते से निकल रहा था, वो कहता है, वो देखता है तो उसमें लिखा था कि जो टूटी हुई मूर्ति है उसके नीचे लिखा था कि मैं ओzymandias हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मेरे पास इतनी पावर सत्ता सब कुछ है। तो वहां पर उन्होंने दर्शाया कि इतना ताकतवर राजा जो आज मूर्ति टूटी पड़ी है, धूल में मिल गया है। तो वहां पर पीवी शैली ने दिखाने का प्रयास किया है कि इतनी सत्ता, इतनी पावर, इतना रुपया पैसा मात्र क्षणभंगुर है। तो वहां पर पीवी शैली के माध्यम से उन्होंने सत्ता के विषय में बताया है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस कविता लिखते हैं, ओ टू द वेस्ट विंड। इटली में उन्होंने इस कविता की रचना की थी, ओ टू द वेस्ट विंड। इस कविता में एक प्रतीकात्मक कविता है मात्र, बहुत ही गहराई से कविता का मंथन किया। उसमें हवा को एक मात्र प्रतीक माना है, जो एक संरक्षक है और विनाशकारी भी है।
वो संरक्षक भी है, विनाशकारी भी है। वहां पर इटली में एक तूफान आया है और तूफान में एक पश्चिमी हवा चली, तो पश्चिमी हवा को के माध्यम से वे अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं, ए हवा, ए पछुआ हवा, तुम आओ इस वसंत ऋतु में इन पत्तियों को उड़ा ले जाओ और इस पत्तियों को उड़ा ले जाकर इसे पूरे विश्व में फैला दो। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी भ्रष्टता है, जो भी विचारों की कमियां हैं, जो भी विचारों की गंदगी है, उन्हें ले जाओ, दूर कर दो और फैला दो। और जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, उन्हें फैला दो। अर्थात कह रहे हैं कि इन बीजों को ले जाओ और जमीन के अंदर दबा दो, और जब बसंत ऋतु आएगी तब इसमें एक अंकुरित होंगे, एक नए विचार खिलेंगे। तो इस प्रकार वे ओ टू द वेस्ट विंड को एक प्रतीक मात्र माना है, हवा को एक प्रतीक माना है, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक कविता लिखी है, बहुत ही कविता फेमस कविता है, स्काईलार्क। स्काईलार्क में एक पक्षी के माध्यम से वो अपने उसमें विचार प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम आपको इस छोटी छोटी संक्षिप्त के माध्यम से बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब अपनी पीडीएफ पर आते हैं। इस पीडीएफ में बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त पॉइंट हैं जो कि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का ये पीडीएफ। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो वर्ड कहे हैं पीवी शैली के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं एड्रेस शैली एज द सन ट्रेडर्स। तो ये वर्ड जो है, जो पीवी शैली के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, ये वर्ड जो है पीवी शैली के लिए क्या कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन ट्रेडर्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पीवी शैली के लिए क्या कहा है? सन ट्रेडर्स कहा है इन हिज पोएम। और किस कविता में कहा गया है? तो इस पीडीएफ की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरा देखिए और समझिए। और जब आपको लगे कि ये पीडीएफ वाकई ये वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर करिए। उसके बाद आते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्या कहा है? डिस्क्राइब्ड हिम एज ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंगल waiting in the wide his luminous पंख in vain। कह रहे हैं कि एक जो चमकदार पंख हैं उसके, जो व्यर्थ ही फड़फड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये बात किसने कही थी? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कही थी। ये शैली के लिए कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कि ये वर्ड किसने कहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट, द इसेंट्रिक वेजिटेरियंस रेडिकल शैली वाज ए कमिटेड वेजिटेरियंस एंड डिस्ट्रीब्यूट हिज रिवोल्यूशनरी पम्पलेट बाय हॉट एयर वॉलिंग ग्लास बोटल्स एंड पेपर्स बोर्ड। यहाँ पर जब पीवी शैली जब वो एक कवि के रूप में थे और वो उस समय जो सत्ता थी उसके वो क्रांतिकारी भी थे, तो उन्होंने अपनी बातों को फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। गर्म हवा में गुब्बारे में मैसेज छोड़े, उसमें लिखकर बोतलों में अपने मैसेज को भरकर समुद्र में फेंका।
कागज की नाव बनाकर संदेश भेजे। तो इस प्रकार अपनी क्रांति को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है इन नए नए तरीकों के माध्यम से। तो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने वितरित किया है। हिच मीन्स अपनी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी तरीके पंपलेट मीन्स पर्चे बांटे, अपने क्रांतिकारी उन्होंने पर्चे बांटे। वाई हॉट एयर वैल्यून गर्म हवा के गुब्बारों के माध्यम से, ग्लास बोतल और कांच की बोतलों के माध्यम से, कांच की बोतलें जो हैं बोतलों में पर्चे भरकर समुद्र में फेंके, इसके माध्यम से। एंड पेपर बोट्स और कागज की नाव बनाकर उन्होंने क्रांति, अपनी एक समय की क्रांति को फैलाया, हर जगह फैलाया, नए नए तरीके अपनाए। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब। शैली कंसीडर द ट्रिम्प ऑफ लाइफ टू बी सुपेरियर टू ऑल हिज अदर राइटिंग। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि शैली किसको सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मानते हैं, उनकी ऐसी कृति कौन सी है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसको पीवी शैली ने सुपेरियर कहा है, ऐसे किस रचना को उन्होंने सुपेरियर कहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिम्प ऑफ लाइफ को उन्होंने सुपेरियर कहा है। क्या कहा है? सुपेरियर कहा है। तो ध्यान रखना है, ये वर्ड जो है शैली ने कहे हैं कि जो इनकी जो रचना है वो सुपेरियर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, सभी को हम संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओजिमिंडियस कौन सी फॉर्म है? सोनियट है। मीटर क्या है? एम्बिक पेंटामीटर है। राइमिंग क्या है? एबी, एबी और एसी, बीसीडी, ईडी, ईएफ, ईएफ। ओ टू द वेस्ट विंड क्या है? टर्जरीमा है, ट्राइजरीमा है। और मीटर क्या है? एम्बिक पेंटामीटर है। इसकी राइमिंग क्या है? एबीए, बीसीबी, सीडीसी। टू ए स्काईलार्क क्या है? टू ए स्काईलार्क 21 स्टेंजा है। ट्राइकामीटर है, अलेक्जेंडर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 में आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि टू ए स्काईलार्क किस मीटर में लिखी है। तो ट्राइकामीटर और अलेक्जेंडर, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि इसकी राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है, ए बी बी। नेक्स्ट पोइम, ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअलिटी, ये क्या है? ओड है। मिक्स्ड ए बी, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए सी, सी बी, डी ई। अगली पोइम है मास्क ऑफ अनार्की, वायलेट स्टेंजा है। यह क्या है? बैलेड है, इरेगुलर फॉर्म में है। ए बी अथवा ए बी सी बी। तो इस सारणी, इस टेबल के माध्यम से हमने जो पीवी शैली की जो 3-4 कविताएं हैं उनको हमने इसमें दर्शाया है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये क्या है? द रिवेल एंजल, द लाइफ एंड माइंड ऑफ पर्सी वाई शैली, की पीवी शैली की जीवन शैली, जीवन चिंतन संक्षिप्त रूप है। तो पीवी शैली क्या है? द मेड शैली टू द अननॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, एक विश्व के निर्माता है जिन्हें मेड शैली के नाम से जाना जाता है, निकनेम है। तो देखिए क्या है? पर्सी वाई शैली वाज द ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल डिस्क्राइब बाय मैथ्यू आर्नल्ड। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा वर्ड कहे गए थे? ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए हैं? ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये किसके द्वारा कहे गए थे? ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो किसने कहे थे? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल, फिलोसोफर who distribute pamphlet by hot air balloon and paper boats. This deck explores the fire, the wind, and the intellect of the romantic era most volatile speed. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अरिस्टोक्रेट who rejected his class born into the establishment, he would later torment Shelley, was the eldest legitimate son of the Whig member of parliament. ये किसके सदस्य थे? ये विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये उनकी एक सबसे बड़े पुत्र थे, एल्डेस्ट सन, लेटर टॉर्मेंट, ये सताए जाते थे, परेशान किए जाते थे शैली को, एंड सुसेक्स, और वो सुसेक्स के जमींदार थे। ही वाज ब्रूमेट पावर बट चूज, वो बहुत ही उनके पास रईस खानदान से थे, रुपया पैसा था, सब कुछ था उनके पास, बट लेकिन उन्हें बट चूज पोइट्री, लेकिन उन्होंने कविता को चुना, कविताओं को चयन किया। ही इम्बॉडीड द रोमांटिक मूवमेंट, और वो रोमांटिक दौर से थे। हाई बोर्न बट रेडिकल, वो उच्च वर्ग, उच्च कुल के से संबंधित हैं। रेडिकल वो पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से वो द इंटेलेक्चुअल फोर्सियस, कहने का मतलब है वो बहुत ही रईस खानदान से थे। उन्होंने कविताओं और विद्रोह का रास्ता चुना, क्रांतिकारी का रास्ता चुना, जबकि उनके पास सुविधाएं थी, तो इसलिए वो जाने जाते हैं। इधर देखिए बायोग्राफिकल स्नैपशॉट, तो इनका जन्म होता है 4 अगस्त 1792 में, फील्ड प्लेस, होर्सम, सुसेक, डाइड 8 जुलाई 1822। एज हमसे पूछी है कितनी एज पर उनकी मृत्यु हुई, और कहाँ हुई थी? इटली में। सन ऑफ डिमोथी शैली, और डिमोथी शैली जो थे उनके पुत्र थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सदस्य थे। एजुकेशन, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि वो उनके ट्यूटर कौन थे, उनके जो टीचर, शुरुआती जो टीचर हैं वो कौन थे? तो एडवर्ड्स और सियोन हाउस, ये हमें ध्यान रखना है। एकेडमी 1802 में। ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द विद हिज लुमिनियस विंग्स इन वेन। अगर ये लाइन आ जाती है तो हमें ध्यान रखना है ये लाइन किसने कही बोली है? ये लाइन मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा बोली गई है। सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन। नेक्स्ट, द एजुकेशन ऑफ ए रेडिकल, ईटन कॉलेज 1804, सब्जेक्ट टू मूव टोर्मेंट। क्या है? 1804 में वो ईटन कॉलेज गए और वहां से मूव हुए, वापस लौटे। टोर्मेंट, उन्हें प्रताड़ित किया गया था, परेशान किया गया था, वहां के बच्चों ने प्रताड़ित किया। ऑक्सफोर्ड से 1810 में मैट्रिकुलेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचे। द कैटलिस्ट पब्लिश्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और उन्होंने 1811 में एक पंपलेट प्रकाशित किया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेड, और एक्सप्लेड उन्हें निष्कासित कर दिया गया था मार्च 25,
मार्च को एंड 1811 को उन्हें निष्कासित कर दिया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलोंग साइड थॉमस जेफरसन होग। और इनके साथ जो साथ में थे वो कौन थे? थॉमस जेफरसन होग। तो हमें ये ध्यान रखना है, इनका नाम याद रखना है कि जब वो वहां से निष्कासित किए गए थे तो उनके साथ कौन था। शुरुआती वर्क उनका द डस्टोजी है, जो कि गोथिक नावल है, तो 1810 में आया। और एसटी इरविन कब आया? 1811 में। इधर देखते हैं मेड शैली एंड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। मेड शैली उन्हें और द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। यहाँ पर देखते हैं क्या है, शैलीज रिवोल्यूशन बिगेन ईयरली। शैली ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी, कहाँ? ईटन कॉलेज में। ईटन में ही उनकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ही वॉज टॉर्मेंटेड डेली। ही मीन्स उनको प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था, परेशान किया जाता था, और उनकी इंसल्ट होती थी। रिचुअल्स नोन एज सेलिब्रेट, जैसे उन्हें लोग क्या कहते थे? सेलिब्रेट्स कहा करते थे। तो हमें ध्यान रखना है, ये सेलिब्रेट ये वर्ड ध्यान रखना है। इयरनिंग हिम और निकनेम, जो उन्हें निक नाम मिला मेड शैली, क्या वहां से उन्हें निक नाम उपनाम मिला मेड शैली। एट ऑक्सफोर्ड में ही अटेंडेड ओनली वन लेक्चर। और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने मात्र एक लेक्चर लिया। बट रीड फॉर 16 आवर्स ए डे, लेकिन वो 16 घंटा अपने रूम में पढ़ते थे। 16 आवर्स डेली, 16 आवर्स अपने रूम में पढ़ते थे, जहां वो साइंस, फिलॉसफी और कई ऐसी विषयों की किताबों का अध्ययन किया करते थे। कैरियर इंडीड apparently when he repudiate a pamphlet. Next, a life of elopement and exile. वो शैलीज पर्सनल लाइफ वाज एज ए टर्बुलेंट। शैली का जो व्यक्तिगत जीवन था वो जीवन बहुत उथल पथल भरा था। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत परेशानियां हुई। तो क्या है? हिज पॉलिटिकल ही शोड सोल सिस्टर एंड इंटेलेक्चुअल इक्वल लीडिंग टू ए ट्रायल ऑफ elopement and scandalized society, from the tragic threat of Harriet Westbrook to the intellectual union with Mary Godwin, daughter of the radical philosopher William Godwin. Shelley relationship drove him across Europe and into the company of Byron and Southey. कहने का तात्पर्य है, उनकी जो पहली पत्नी थी हैरियट वेस्टब्रुक के माध्यम से बहुत ही धमकाया जाता था। ट्रेजिक थ्रेट ऑफ हैरियट वेस्टब्रुक, इंटेलेक्चुअल यूनियन विद मैरी गॉडविन, और मैरी गॉडविन के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। वो फिलासफर विलियम गॉडविन की डॉटर थी। शैली का संबंध जो है ड्रॉव हिम अक्रॉस यूरोप एंड इनटू द कंपनी ऑफ बायरन, और वो पूरे यूरोप में घूमे किसके साथ? बायरन और साउदे के साथ। बायरन एंड साउदे के साथ वो पूरे यूरोप में भ्रमण किया। हैरियट वेस्टब्रुक वो कहाँ गए थे भागकर? हैरियट वेस्टब्रुक को स्कॉटलैंड, कहाँ गए थे? ध्यान रखना है, स्कॉटलैंड। और ये तारीख डेट हमें ध्यान रखनी है, कब गए थे? 1811 में। तो ये माइनर पॉइंट पूछे जाएंगे कि वो, ये तो सबको जानकारी होगी लेकिन हमें तारीख ध्यान रखनी है। एट द एज ऑफ
सुसाइड एबंडन मैरी गार्डविन, नेक्स्ट उनकी जीवन में मैरी गार्डविन आती है और वो भी कब भाग के जाती, लोग जुलाई 1814 में, जो कि पुत्री थी डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन की इंटेलेक्चुअल पार्टनर। बौद्धिकता में वो हिस्सा लेती थी, बौद्धिकतावादी थी वो, इंटेलेक्चुअल पार्टनर की। तो इनका एलिजाबेथ हिचनर, ये ध्यान रखना है, एलिजाबेथ हिचनर थी, इन्हें सिस्टर ऑफ माई सॉल कहा गया है। नेक्स्ट, द पेटरलू ऑफ मैस्कर, द पेटरलू मैस्कर्स एंड पैसिव रेसिस्टेंस। तो क्या है, ए रिटन इन रिस्पॉन्स टू द 1819 पेटरलू मैस्कर, द मास्क ऑफ अनार्की। द मास्क ऑफ अनार्की, यहां से प्रश्न बनेगा कि ये मास्क ऑफ अनार्की किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई है। द मास्क ऑफ अनार्की किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई, तो ध्यान रखना है हमें, रिटन इन रिस्पॉन्स इन 1819 में पेटरलू मैस्कर इसके रिस्पॉन्स में द मास्क ऑफ अनार्की लिखी गई है। और ये उनके जो मास्क ऑफ अनार्की है ये उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई थी, ध्यान रखना है, और ये प्रकाशित हुई थी उनके डाइड मरने के बाद 1832 में प्रकाशित हुई थी। तो ये उनके लिए कहा गया, हमें ये भी ध्यान रखना है कि फॉर नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, ये ध्यान रखना है ये किसके लिए कहा गया है, ये द मास्क ऑफ अनार्की के लिए कहा गया है। शैली अर्ज द मेन ऑफ इंग्लैंड, ये ध्यान रखना है, टू शेक ऑफ देयर चेंज नॉट थ्रू वायलेंस बट थ्रू द sheer weight of their numbers, it is a political handbook written in quatrains। कहने का तात्पर्य है कि पीवी शैली कहते थे कि आप विद्रोह ना करें, लेकिन आप एक साथ श्रृंखला में खड़े हो जाएं, आप यूनियन दिखाएं, ताकत में एक अपनी एकता का परिचय दें, एकता में खड़े हो जाएं, समूह के साथ खड़े हों, उसका विद्रोह ना करें। तो ये उन्होंने इसमें दिखाया है। द पोइम द मास्क ऑफ अनार्की रिटन 1819 पब्लिश हुई थी 1832 में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, 372 लाइन है और प्राइमरली 4 लाइन क्वार्टन है इसमें। रिस्पांस टू द पेटरलू, ये इंपॉर्टेंट है, मात्र ये ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिस्पांस में लिखी गई है लाइन जो है, ध्यान रखना है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई लाइन इसकी आती है तो लाइन पूछी जाएगी, द राइज लाइक लाइन्स आफ्टर स्लम्बर अनवैंकिश्ड नंबर। तो हमें ये लाइन को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शैडो ऑफ द अनसीन पावर इन ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, Shelley moved toward Platonic spirituality, composed during a boating excursion with the Byron and Lake Geneva। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि वायरन लेक जिनोवा, द पोइम posits that individual divine spirit pervades the universe। He urged that the physical world is merely a side of this perfect intellectual beauty। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, लेक जिनोवा कंपोज्ड ड्यूरिंग ए बोटिंग, जब वो यात्रा कर रहे थे नाव पर और किसके साथ थे, बायरन के साथ में, तब उन्होंने इस कविता की रचना की थी। तो ध्यान रखना है कि ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की इन्होंने किस समय रचना की थी और कहाँ की थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक जिनोवा में, और वो नाव पर बैठे थे, बायरन के साथ में थे, तब उन्होंने ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1860 में इसकी रचना की थी। और इसमें लाइन कितनी है? ओड है 1804 लाइन है, सॉरी 84 लाइनें हैं। फिलॉसफी प्लेटो, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ऑब्जेक्ट इम्परफेक्ट इमिटेंस, राइमिंग स्कीम है AB, BA, AC, C, DD, DE। मीटर इसका है पेंटामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर और टेरमीटर, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द वेस्ट विंड एज ए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, जो पीवी शैली ने यहाँ पर इस वेस्ट विंड को विनाश भी कहा है और संरक्षक भी कहा है। तो ध्यान रखना है कि रिटिन इन ए बुक नियर फ्लोरेंस, तो इसके कहाँ लिखी गई थी? तो ध्यान रखना है कि इन ए बुक नियर फ्लोरेंस दिस वर्ड कैप्चर साइलेंस रिवोल्यूशनरी जेल, ही डज नॉट जस्ट ऑब्जर्व द विंड, ही वीव्स इट टू मेक हिम इट्स इंस्ट्रूमेंट, द विंड एक्ट एज ए डिस्ट्रॉयर। ध्यान रखना है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ओल्ड सिस्टम, उन्हें जो डिस्ट्रॉयर, जो विनाश की तरफ जाता है, वो क्या है? जो विनाश करना है, जो बर्बाद है, क्या है? ओल्ड सिस्टम, जो पुराना सिस्टम चला रहा है उसे उन्हें बर्बाद करना है, विनाश की तरफ ले जाता है। जो लीव्स, इसका जो सिस्टम, जो संकेत क्या है? लीव्स। एंड प्रिजर्वर, ये क्या है? प्रिजर्वर ए न्यू आइडिया, जो संरक्षक के रूप में है वो क्या है? नए विचार हैं। सीड्स, वो किसका संकेत दे रहे हैं? सीड्स, बीज का। स्कैटरिंग हिज वर्ड अमंग मैनकाइंड लाइक आशीष एंड स्पार्क, तो ये ध्यान रखना, एक एक वर्ड इस लाइन का हमें ध्यान रखना है। इसका जो टर्जराइमा में है AB, A, BCB, CDC, DED और EE। मीटर क्या है? आइम्बिक पेंटामीटर है। सिंबलिज्म की, सिंबोलिज्म ये हमें ध्यान रखना है कि लीव्स किसका सिंबोलिज्म है? तो डेड थॉट ध्यान रखना है। सीड्स, न्यू आइडियाज, जो बीज हैं किसका संकेत देते हैं? न्यू आइडियाज का। लायर है, जो लायर क्या है? कवि की आवाज है। क्या है? कवि की आवाज है। इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो हमें ध्यान रखना है एक लाइन कहाँ की है? वो टू द वेस्ट विंड की। नेक्स्ट, द स्काईलार्क ऑफ अनबॉडीड जॉय, द स्काईलार्क अनबॉडीड जॉय, while the west wind is heavy with politicals, the skylark represents artistic perfection that a human cannot reach. Shelley see the world not mortal creature but as a scholar, a बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ये कहाँ की लाइन है? स्काईलार्क की लाइन है। और किसके लिए कहा गया है? स्काईलार्क पक्षी के लिए कहा गया, तो हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनबॉडीड जॉय दैट सिंग्स विद ए हैप्पीनेस ह्यूमैनिटी एज ए नेवर नोन, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कितने स्टेंजा हैं? 21। स्कीम क्या है? ट्राइकामीटर, ट्राइकामीटर, ट्राइकामीटर। इसका जो 5 लाइन ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लाइन का है। अलेक्जेंड्रियन है या एम्बिक हेक्सामीटर है। तो अलेक्जेंडर को हम क्या कहते हैं? एम्बिक हेक्सामीटर भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है कि ये वर्ड कहाँ के हैं? द स्काईलार्क के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द आयरनी ऑफ किंग्स, द आयरनी ऑफ किंग्स इन दिस सोनेट शैली इज द ruins ऑफ ए स्टेट ऑफ रोमसेस ओजिमिंडियस, जो एक ओजिमिंडियस, रोमसेस को ओजिमिंडियस नाम से जाना जाता है। टू डिलीवर ए वार्निंग टू ऑल टायरेंट्स
जो एक सभी को चेतावनी देते हैं, जो सभी को चेतावनी देते हैं। पॉलिटिकल पावर इज फ्लीटिंग, जो एक राजनीतिक पावर है, राजनीतिक शक्ति है, वो कैसी, वो मात्र क्षणभंगुर है, बहुत थोड़े समय के लिए है। The only things that is survived is the art, the statue, the truth it tells, the vast and empty desert symbolize the inevitable decline of civilization. इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए। पोइम ओजिमिंडियस पब्लिश्ड कब हुई थी? 1818। और कितनी लाइनें हैं? 14 लाइनें हैं। सोनेट है, मीटर का है एमबी पेंटामीटर है। राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी डी सी डी डी ई एफ। तो ध्यान रखना है हमें। लुक ऑन माई वर्क्स ए माइटी एंड डिसअपियर। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन responding to his friend Thomas Lopatcok claimed that a poetry absolute Shelley wrote a defense of poetry. Most important है a defense of poetry। a defense of poetry ये किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि a defense of poetry किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई थी? तो ध्यान रखना है The love थॉमस लपटिकॉक में के रिस्पॉन्स में he or that poetry is a mirror which makes a beautiful that which is distorted for Shelley. Poets are institution of law and the founders of civil society because they imagine the order that others then build. अब इसका जो ये डिफेंस ऑफ पोइट्री है वर्क है, ये कब लिखा गया था? 1801 में लिखा गया था। प्रकाशित कब हुआ? 1840 में। कि आर्गुमेंट उसमें क्या है? पोइट्स आर द अननॉलेज्ड है, लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड है। डिफिनेशन, ए पोइट इज ए नाइटिंगेल हु सिट्स in a darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sound। तो ध्यान रखना है, इस पीडीएफ का एक एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द गोल्फ ऑफ स्पेजिया ऑन जुलाई 8 जुलाई 1822 में द प्रोफेसी ऑफ वाइट क्लेम्ड हिम व्हाइल सेलिंग ही स्मॉल बोट। वो एक छोटी सी नाव में यात्रा कर रहे थे और उस नाव का क्या नाम है? नाव को नाम ध्यान रखना है, डॉन जॉन नाम है उस नाव का। सैली ड्राउनिंग, सैली डूब जाते हैं इन ए स्टॉर्म, एक तूफान में जो स्पेजिया की घाटी में आता है। ही वाज द ओनली, और वो कितनी साल के थे? तो 29। His death cut short a career, जो उनके जीवन का एक छोटा जो उनके जीवन का एक संक्षिप्त जीवन रहा, छोटा जीवन रहा। That was just beginning of the find it most powerful voice। और डेथ जो थी 8 जुलाई 1822। लोकेशन है किंगडम ऑफ सर्डिनिया, जो इस समय इटालिया में है। जो नाव का नाम है डॉन जॉन विलियम माइकल रोस्टी लेटर एडिट टू हिज वर्क्स एंड एडिट ए मोमायर। उन्होंने एक मोमायर लिखा और उनके जो वर्क को एडिट किया। नेक्स्ट, द अननॉलेज्ड लेजिस्लेटर। तो शैली सर्वाइव्ड हिज क्रिटिक रॉबर्ट ब्राउनिंग। शैली के जो जीवन में जिन्होंने आलोचनाएं की थी वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या कहा था उनके लिए?
सन ट्रेडर्स कहा। क्या सन ट्रेडर्स कहा पीवी शैली के लिए? एंड बेंजामिन डिसराली वेस्ट प्रोटोगनिस्ट ऑन हिम। तो वेनेटिया फ्रॉम हिज वेजिटेरियंस टू हिज रेडिकल्स पॉलिटिकल्स, और उनके जो वेजिटेरियंस किसने कहा? वनशाह एडमायरेड, जो जॉर्ज वनशाह हैं उन्होंने वेजिटेरियंस कहा है और उन्होंने प्रशंसा की। हिज एक्सट्रीमिज्म he remains the planetary poets, one who looked at the wind, the sky and the runs of kings, tell us that hope is a strong and spring is never far behind. The pre-Raphaelites, labor movement, romanticism, modern civil disobedience, hope is strong, justice and truth, their winged child have found. एपिग्राफ फॉर ए, एपिग्राफ है ये, जो एपिग्राफ है कहाँ से? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन को भी हमें ध्यान रखना है। ये लाइन कहाँ की है? ये एपिग्राफ है। ये जो एपिग्राफ है कहाँ लिखा है? द मास्क ऑफ अनार्की में लिखा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये एपिग्राफ से लिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है ये लाइन। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही है। यदि ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट करिए, तो हमें लगेगा कि ये जो पीडीएफ हमने तैयार की है बड़ी मेहनत से, एक एक पॉइंट सजोया है, एक एक वर्ड ये हमने अब तैयार किया है। तो लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।